नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की दाखिली सियासत को एक तरफ रखते हुए हम पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएंगे। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वेंडी शर्मन अब से चंद घंटे में हिंदुस्तान से 3 दिन गुजारने के बाद पाकिस्तान पहुंच रही हैं, जहां एक दिन अमेरिकी डेलीगेशन रहेगा और अफगानिस्तान के हवाले से बात करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी ज़राए से हमें पता चलता है कि अमेरिकी 4 इशूज़ पे पाकिस्तान से अफगानिस्तान के हवाले बात करना चाह रहे हैं। एक चीज़ ये कि अफगानिस्तान को ग़ालिबन रिकग्नाइज़ ना करने पर जोर दे रहे हैं, अफगानिस्तान को सैंक्शन लगाने पे भी जोर दे रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस भी मांग रहे हैं और पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म पे कॉपरेशन। ये 4 चीज़ों का एजेंडा जो है वो ज़राए इब्लाग से हमें पता चलता है। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने 9 से बिलियन से ज़्यादा अंदाज़न $10 बिलियन के रिजर्व अफगानिस्तान के अफगान सेंट्रल बैंक के चूँकि रोक रखे हैं। अफगानिस्तान को इस वक्त अशियाए खुर्दनोश चीज़ों को इम्पोर्ट करने में बहुत दिक्कत है। एक्सपोर्ट्स जो अफगानिस्तान करता था उसके लिए भी उसके पास कोई मार्केट नहीं है। जो रेमिटेंसेज आती थी, चूँकि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से इस वक्त उसका ताल्लुक नहीं है, अफगान वर्कर्स की मशरक़ वस्ती से जो रेमिटेंसेज आती थी उसमें भी अफगान तालिबान हुकूमत को खासी दिक्कत है, जिसके नतीजे में जो हमें पता चल रहा है, हम इस प्रोग्राम में मज़ीद मालूम करेंगे, वो ये कि अशियाए खुर्दनोश की कमी है, चीज़ें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास तनख्वाहें नहीं हैं, बैंक से विड्रॉल जो है मुश्किल है, जिसकी वजह से बाज़ एनालिस्ट ये समझते हैं कि अमेरिका की कोशिश ये है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की, कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो चला ही ना सके मुल्क को और सूरत हाल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए, जगह जगह इंसर्जेंसीज या बगावत शुरू हो जाएँ, लोग सड़कों पर निकल आएँ। ये एक ऐसी सूरत हाल है। इसी सूरत हाल में हम ये भी देखेंगे, हम वहाँ भी बात करेंगे काबुल में, और फिर ये भी देखेंगे कैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत से ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो अफगानिस्तान में अशियाए खुर्दनोश पहुंचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये वो एक बयानिया है जिसके हवाले से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं, अफगान अमूर के माहिर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के एक्स चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब जनरल एजाज अवान साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, अली मुस्तफ़ा जो कि प्रेजेंटर हैं TRT टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न पे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चंद दिन पहले इंटरव्यू किया, वही इंटरव्यू जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो TTP के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी तालिबान के साथ टॉक्स कर रहा है ताकि वो सरेंडर कर सकें। अली मुस्तफ़ा भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे, और ब्रिगेडियर इसहाक अहमद जो डायरेक्टर हैं पाक अफगान कॉर्पोरेशन फोरम के, जो कि अशियाए खुर्दनोश प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा मुमताज़ बंगिश साहब से, जो 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, इस वक्त गुज़िश्ता कई दिन से काबुल में है। मुमताज़ बंगिश साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ बंगिश साहब, हमें जो मगरबी ज़राए इब्लाग से या अखबारात से पता चल रहा है कि सूरत हाल खासी पतली है, मुश्किल है, अशियाए खुर्दनोश महंगी हैं, नहीं मिल रही हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत की बहुत मुश्किलात हैं अफगान हुकूमत के लिए। वहाँ आप मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप हमें क्या बताएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जो अशियाए खुर्दनोश का मसला है वो हर गुजरते दिन के साथ ये मसला जो है संगीन होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर हम बुनियादी चीज़ों की अगर बात करें, यहाँ पे आटा जो है ये पाकिस्तान से आता है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से भी आटा आता है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जो 20 किलोग्राम का जो थैला है जो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1400 रुपये में मिल रहा है पेशावर में, और वो यहाँ पे काबुल में उसकी कीमत जो है 2600 पाकिस्तानी रुपए तक पहुँच चुकी है। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तानी, यहाँ जो अफगानी करेंसी है वो पाकिस्तान की निस्बत स्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और पिछले 10 दिनों में तो इसमें खासा इजाफा हो गया। अब सूरत हाल ये है कि काबुल की सड़कों पर आपको मतलब लोग बहुत बड़ी तादाद में भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगरचे मुहाजिरीन भी हैं जो कंदूज, कंदहार और दूसरे सूबों से भी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनके लिए भी खाने पीने का शदीद मसला है। लोग जो हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खुराक उनको पहुँचा देते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ बैंकों की सूरत हाल ये है कि मतलब यहाँ से विड्रॉल जो है वही मसला है जो शुरू दिनों में मसला था, बल्कि अब वो ज़्यादा संगीन हो गया है। 20,000 रुपये, 20,000 अफगानी जो हैं वो हर कोई बैंक से एक हफ्ते में निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए काफी अस्करी ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान से जो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान से तकरीबन यानी सैकड़ों की तादाद में ट्रक जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें आटा है, जिसमें चावल है, इस पे और चीजें हैं, वो चीजें काबुल वगैरह तक नहीं पहुंच पा रही? नहीं, काबुल तक तो पहुंच पाती हैं,
लेकिन सिर्फ काबुल सूबा ही नहीं है, यहाँ तो दीगर सूबों में भी यही मसला है और वो जो इमदाद है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसके अलावा भी कुछ इदारों की जानिब से यहाँ पे इमदाद पहुँचाई जा रही है, लेकिन ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फैसला किया था जेनेवा में कि UN जो है वो एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे अफगान लोगों के लिए, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, कुछ इदारों की जानिब से पिछले दिनों जो मेडिकल के शोबे में जो इमदाद पहुँचाई गई, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो मेडिकल इमदाद है वो सिर्फ 15,000 अफराद के लिए काफ़ी है, लेकिन 15,000 मरीज यहाँ पे जो तादाद है, जो अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गए हैं, वहाँ उनके पास कुछ वसाइल ही नहीं है, और जो निजी अस्पताल हैं उन लोग वहाँ पे जो इलाज है वो उनकी बर्दाश्त से बाहर है, तो इसलिए काफ़ी मसला है। और दूसरी बात यह है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं जो इलाज के लिए जाते थे पाकिस्तान, वो भी नहीं जा सकते। पाकिस्तान ने अगरचे जो वीज़े के साथ एक गेट पास का ऐलान किया था उसको ख़त्म करने का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन गेट पास ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी बॉर्डर पे जिनके पास वीज़े हैं वो लोग इलाज के लिए भी नहीं जा सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि जो अशय खुर्दनोश है वो चूँकि आम लोगों की अगर किसी की अगर कोई साहिब हैसियत लोग भी हैं, लेकिन उनको सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 20,000 रुपए वो बैंक से निकाल सकते हैं। तो आप तो यहाँ पे सारी सूरत हाल में पब्लिक मूड क्या है? क्या पब्लिक मूड इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएगा या लोग डेस्परेट हो जाएंगे? लोगों की मायूसी का तो ये आलम है कि आपने सुना होगा कि कल जो है पासपोर्ट के दफातर खुल गए और वहाँ पे लाखों लोग एक ही दफ्तर के सामने जमा थे, और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इवन पासपोर्ट के दफ्तर का जो अपना अमला है वो भी पासपोर्ट बना रहे हैं। सबकी कोशिश है कि वो यहाँ से निकल जाएं और यहाँ से कहीं भी निकल जाएं। वो ये नहीं चाहते कि कहीं यूरोप या अमेरिका मुंतकिल हो, बल्कि वो कहते हैं कि किसी भी पड़ोसी मुल्क मुंतकिल हो ताकि वहाँ पे वो कम से कम वो मजदूरी कर सकें और अपने लिए कुछ खाने पीने और दूसरी जरूरियात जो है पूरी कर सकें। बहुत शुक्रिया मुमताज बंगेश साहब, बहुत शुक्रिया। 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस वक्त जो पेशावर के हैं, इस वक्त काबुल मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल में बता रहे साहब के इस बयानिए से, इस जो इन्हें पस मंज़र बयान किया उससे ऐसा लगता है कि जो ज़राए इबलाग से हमें चीज़ें पता चल रही हैं वो को बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। मैं डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ, मैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की तरफ आता हूँ। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, इसका मतलब है कि जो बात आपने सुनी है और जो हमें ज़राए इबलाग से पता चल रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का एक ठीक ठाक किस्म का प्लान लग रहा है कि ऐसी सूरत हाल पैदा कर दो, ऐसे हालात पैदा कर दो जिसमें अफगान तालिबान ज़रूर विक्टोरियस हों, उन बैठे हुए हों, लेकिन आवाम जो है उनके ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत पाई जाए, रद्द अमल हो, लोग सड़कों पे निकल आए और एक बगावत का ससामा पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए। आपको क्या समझ आ रही? बदकिस्मती से डॉक्टर साहब, अमेरिका का मसला CPEC है, अमेरिका का मसला वन बेल्ट वन रोड है, और अमेरिका ये समझता है कि ख़र्चा उन्होंने किया $2 ट्रिलियन, हज़ारों लोग उनके जो हैं वो काम आ गए, और अब उनके एग्ज़िट के बाद चाइना एक डोमिनेंट मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की तरफ बैठ जाता है, और सारे यूरेशिया में और सारे सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में अब उनकी हेजेमनी, उनका कंट्रोल, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिका। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये बात कबूल नहीं है, और बदकिस्मती से उन्होंने तारीख़ से कुछ सबक भी नहीं सीखा। जो 20 साल उन्होंने गलतियाँ की, पे दर पे गलतियाँ की, जो गलत एजम्पशंस किए, जो गलत फैसले किए, जो अपने मुल्क को एक जंग में धकेला, जो ख़ुद उनकी जर्नैल कहते थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम अफगानिस्तान में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं। डगलस लूट ख़ुद लिखता है अपने वाशिंगटन पे जो पोस्ट में जो पेपर जो शाये किए हैं। जब ये हालत हो तो ये बात समझ में आती है कि अब अमेरिका इसको डिस्टेबलाइज होता देखेगा, और एक तो ये डायमेंशन है, लेकिन उसका दूसरा डायमेंशन ये है कि वो पाकिस्तान पर भी दबाव डालता है कि अमेरिकन पॉलिसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर लें। और ये एक अजीब बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी चीज़ों पर गौर भी करे अपने मफादात के ख़िलाफ़, अमेरिका के मफादात के, और अमेरिका के मफादात भी नहीं बल्कि उनको भी नुकसान है, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं साउथ चाइना सी में चाइना के साथ उनकी जो स्ट्रगल है, लड़ाई है, उसकी वजह से वो अंधे हो गए हैं। वो हर जगह ये कोशिश करते हैं कि चाइना को किसी तरीके से कोई सेटबैक पहुंचाए, कोई उनको जो है वो रिट्रीट पे मजबूर कर लें। हालांकि अब ये बात आगे निकल गई है, अब वन बेल्ट वन रोड भी होगा, अफगानिस्तान उसका हिस्सा भी बनेगा, यूरेशिया तक चाइना का इन्फ्लुएंस भी होगा, और यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत बड़ी मकदार में आएगी। आप देखें कि इस वक्त भी वहाँ पे
जो लोगर के कॉपर माइंस हैं, रुस्तम शाह साहब मेरे वहाँ पे साथ चाइना हैं, क्योंकि सवाल जो आप 3.5 कह रहे बिलियन हैं जी, लेकिन फिर सवाल तो रुस्तम साहब, सवाल तो ये उठता है कि जो सूरत हाल आप बता रहे हैं उसमें तो ये बहुत अहम बन जाता है कि चीन आगे बढ़े, चीन इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करे, चीन मदद को आए, चीन के पास बहुत लिक्विडिटी है, कोई इतनी ज़रूरत है भी नहीं अफगान तालिबान के, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ना चीन रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहा है, ना चीन इकोनॉमिक एड की तरफ बढ़ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि चीन का डोमिनेंस और असर रसूख बढ़ेगा? चीन तो कुछ कर ही नहीं रहा। देखिए, चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तो बॉर्डर है, उनका तो बॉर्डर 70 किलोमीटर है, पाकिस्तान का बॉर्डर 2600 किलोमीटर है, पाकिस्तान में 20-25-30 लाख मुहाजिरीन हैं, पाकिस्तान में अफगान तालिबान के रहनुमा, उनकी फैमिलीज इस वक्त भी मौजूद हैं, तो और इनके ताल्लुकात हैं। तो चीन ये समझता है कि पाकिस्तान क्यों रिकग्निशन में डिले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ, वो एक स्पेशल नौइयत के हैं, वो किसी और मुल्क के नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये फैसला हो जाएगा, अच्छा, तो उसके बाद न सिर्फ ये ठीक है। अब रुस्तम साहब मेरे साथ रुकिए, मेरे साथ जनरल एजाज अवान साहब भी हैं, अली मुस्तफ़ा भी हैं। अली मुस्तफ़ा ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी किया। जनरल साहब वेरी क्विकली, आप रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान पहले रिकग्नाइज करे, डू यू बाय दैट? वेल नॉट रियली, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हमेशा रही हैं वो उजलत में कोई फैसला नहीं करते और वो बड़े नाप तोल के अपने फूंक फूंक के कदम उठाते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त उनका मशवरा पाकिस्तान को भी यही है कि आप जल्दबाजी ना करें। आपके चूंकि एम्बेसीज वहां पे कायम है, हमारे मिशन वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर्मल रिकग्निशन, और फिर हम उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इमदाद भी भेज रहे हैं, चाइना भी उनकी इमदाद कर रहा है। तो एक किस्म का डिफेक्टो रिकग्निशन तो ऑलरेडी है, उसको इतना उजलत में फॉर्मलाइज करके जिसे कहते हैं ना स्टिकिंग द नेक आउट, उसकी शायद अभी जरूरत नहीं है। दुनिया को देख लें, अगरचे हमारे एनवायरमेंट, मैं रुस्तम शाह साहब की इस बात का बहुत एहतराम करता हूं एंड आई रिकग्नाइज इट कि हमारे और अफगानिस्तान की सूरत हाल सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारा बॉर्डर है, हमारा मजहब है, हमारा लिंग्विस्टिक लिंकेजेस हैं, हमारे हिस्टोरिक लिंकेजेस हैं, हमारे ट्रेड के रूट्स जो हैं अफगानिस्तान के वो हमारे थ्रू जाते हैं। 3 मिलियन के करीब हमने रेफ्यूजीज रखे हुए हैं, और खुदा न खास्ता अगर काओस या कंफ्यूजन होता है और वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है तो सबसे बड़ा जो उसका ब्रंट है, बोझ है, वो भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इन बातों के बावजूद मैं समझता हूं कि चूंकि डिफेक्टो रिकग्निशन मौजूद है, इंटरस्टेट रिलेशन मौजूद हैं, हम उनके पासपोर्ट और वीजा को वैलिडेट कर रहे हैं, वो हमारे वीजाज को रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ चल रहा है तो मेरे ख्याल में चाइना का मशवरा भी पाकिस्तान को ये है कि वेट एंड सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, जनरल साहब मेरे साथ रहिए। अली मुस्तफ़ा साहब, जनरल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हकीकत है कि 6 या 7 ममालिक जिनके डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और मिशन काम कर रहे हैं काबुल के अंदर, उसमें पाकिस्तान है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें गालिबन ईरान भी है, उसमें तुर्की भी है, लेकिन बाकी सारी दुनिया ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को विड्रॉ कर लिया। आपको मौका मिला, यू हैड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प आपने इंटरव्यू भी किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चंद दिन पहले, और उस इंटरव्यू के दरमियान में भी ये सवाल आपने उठाया डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी कि पाकिस्तान इस मौके पर क्यों रिकग्नाइज नहीं करा। क्या बताएंगे आप हमें? बिल्कुल, अवान साहब की जो बात थी उसने थोड़ी वजाहत तो है। स्पेसिफिकली मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आप पाकिस्तान कब इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे रिकग्नाइज करेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा मशवरा चल रहा है, सब नेबर यानी जो ममालिक हैं, नेबरिंग ममालिक हैं, जिनमें ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, और उससे चंद दिन कबल ही, उस इंटरव्यू से चंद दिन कबल ही जितने भी इंटेलिजेंस चीफ्स थे इन नेबरिंग कंट्रीज के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई वाया जूम या लिंक पाकिस्तान की सरबराही के अंडर, जिसके अंदर जनरल फैज, उस वक्त फैज हमीद जो साबिक ISI चीफ थे, वो भी शामिल थे। और आई थिंक इमरान खान साहब से ये एक सेस
असेसमेंट मिली एक तरीके से कि पाकिस्तान रिकग्निशन में तालिबान गवर्नमेंट की जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान हैज अ लॉट मोर टू लूज देन टू गेन एट दिस मोमेंट। कि सही है, पाकिस्तान एडवोकेट तो कर रहा है, अमेरिका से भी कह रहा है कि आपको हुकूमत रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, लेकिन वो देख रहा है इस वक्त चाइना और कतर की तरफ, क्योंकि ये दो ममालिक हैं जिनके पास सो टू स्पीक डिप्लोमेटिक मसल है, उनके पास इकोनॉमिक मसल है, जो इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास ना हो। डॉक्टर साहब देखिए अली, फिर ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने कहा, इससे पहले हमने अपने इब्तदाइये में भी देखा कि अमेरिका की और उसके इत्तहादियों की हिकमत अमली तो ये है कि अफ़गानिस्तान में, तालिबान कंट्रोल अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो खड़ा किया जाए। वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें बहुत महंगी होंगी, इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी, एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगी, रेमिटेंसेस नहीं आ सकेंगी, तो और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो खड़ा हो जाएगा। तो अब फिर क्या करेगी ये सारे नेबरहुड, इस पर क्या आपका इस्तदलाल है, क्या आपका पर्सपेक्टिव? आई डोंट थिंक कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो एक पेज पे हैं। अवान साहब ने डी फैक्टो रिकग्निशन की बात की, मगर जब तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं होती तो जो आपके पैसे फंसे हैं अफगानिस्तान के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फंसे हुए हैं, उनको किसी लीगल तरीके से रिलीज नहीं किया जा सकता। मेरी जॉन एंगलैंड साहब जो है नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के, उन्होंने उनसे ही मुलाकात हुई, उन्होंने एक लेटर भी लिखा यूएन को, वर्ल्ड बैंक को, उनसे अपील भी की कि प्लीज तनख्वाहें जो हैं, जो फंसी हुई हैं अफगानिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की, सिक्योरिटी सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, उनको रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। जहां तक कि नेबरिंग कंट्रीज का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक देयर ऑन द सेम पेज, स्पेशली ईरान और ताजिकिस्तान। इन दोनों ममालिक के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ये अभी भी बहुत ही एंटी तालिबान सेंटिमेंट रखते हैं। इनफैक्ट ताजिकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वहां पे तो जो शमाली इत्तेहाद के जो अपोजिशन फोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेज जिन्हें कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। ईरान में एंटी तालिबान प्रोटेस्ट अलाउ किए जा रहे थे, जहां पे उनकी अपनी हुकूमत अपने खिलाफ किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देती। तो आई थिंक ये बहुत डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। पाकिस्तान एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन के ऊपर है इस वक्त। सूरत हाल से दो चार मुस्तफ़ा मेरे साथ रहिए, मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ हैं। नाज़रीन जब वापस आएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत से बिजनेस फोरम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिटीजन जो हैं, वो एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के जरिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के जरिए अफगानिस्तान में अशियाए खुर्द-ओ-नोश को, आटे को, चावल को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर भी बात करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको बताया कि कैसे बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग भी ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के शहरों में, वहाँ के सूबों के अंदर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कमी है। वहाँ पे आटा नहीं है, वहाँ पे चावल नहीं है, लोगों के पास मुलाजमत नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, बैंक अक्सर बंद रहते हैं, कैश निकालना मुश्किल है। और चूँकि अफ़गानिस्तान का दुनिया से ताल्लुक़ इस वक्त नहीं है बैंकिंग सिस्टम का, इसलिए इम्पोर्ट्स भी नहीं हो पा रही हैं, कैश ही नहीं है। एक्सपोर्ट्स जो अफ़गानिस्तान करता था वो भी नहीं कर पा रहा, और जो अफ़गान मशरक़ वस्ता में काम करते हैं, वहाँ से एक्सपेट रेमिटेंसेस आती हैं, वो तरीका भी, वो भी खासी हद तक मुंजमद है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात में बड़ा इजाफा हो रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कायम हो रही हैं, पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर से, शहरियों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान में चैरिटी की बेसिस पे वहाँ पर अशियाए खुर्द-ओ-नोश प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात हो सके ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद खरक से, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉर्पोरेशन फोरम के। ब्रिगेडियर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूँ? जी डॉक्टर साहब, आ रही है आवाज़ डॉक्टर साहब? जी ब्रिगेडियर साहब, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की मुमताज़ बंगिश साहब से, जो ब्यूरो चीफ हैं 92 न्यूज़ के पेशावर में, लेकिन इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। उन्होंने यही सूरत हाल बताई कि वहाँ खासी परेशान कुन सूरत हाल है और लोग जो हैं वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है, लोग वहाँ से दौड़ जाना चाहते हैं। तो आप कैसे असेस करते हैं, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? अफगानिस्तान सूरत हाल बाकी खराब है, खराब इस सूरत हाल में है कि लोगों ने तनख्वाहें नहीं मिली हैं, बैंक क्लोज है और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ है बिकॉज ऑफ वो जो उन्होंने इजाज़त दी है सिर्फ $45,000 वाली। उसी हालात को सामने देखते हुए हम लोगों ने एक पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम इस्टेब्लिश किया है। 1 महीना हो गया है हमें इस पर काम करते हुए, और इसमें प्राइवेट वेंचर है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से डोनेशन लें, और जो आपकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ हम इन टच हैं। और अभी तक जो कि इनिशियल स्टेज पे हम कोशिश कर रहे थे कि हम फूड स्टॉक, जितना भी खाने पीने का सामान है, बिकॉज उसकी शॉर्टेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है, खास वो लोग जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं काबुल के,
इर्द गिर्द आकर बैठ गए नॉर्थ से साउथ से। तो अभी तक डॉक्टर साहब हम लोगों ने 635 टन सामान भिजवा दिया है पिछले 1 महीने में, और 345 टन सामान हमारा चीन बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, जैसे कि चीन बॉर्डर का क्लोजर का इशू चल रहा है। 90% से ज्यादा सामान खाने पीने का है, जिसमें दालें हैं, जिसमें चावल हैं, जिसमें आटा है, जिसमें घी है, और इसके साथ छोटे मोटे और आइटम चल रहे हैं। और 160 टन सामान जो है वो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह भेजेंगे, जिसमें ज्यादा सामान फूड का है, लेकिन साथ ही साथ हम उसमें मेडिसिन भिजवा रहे हैं। अब ये जो सारे का सारा सामान है ये तकरीबन कुछ 40-50 ट्रकों में जा चुका है। अभी ये तो हमारा इनिशियल फेज का जो वो है। इससे सब्सिक्वेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है सुबह जी, हमारी डॉक्टर्स की टीम एक जा रही है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, जो वहां जाकर असेस करेगी कि अस्पतालों की क्या हालत है और हम उनको किस तरह रिवाइव कर सकते हैं। उनको वहाँ पे ये जरूरी है, बिकॉज उनकी जो मशीनरी है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, मेडिसिन है। ये अगर पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसकी क्या इतला है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसने फैसला किया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, और उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वहाँ से भी कुछ हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान अकेला ही है? नहीं डॉक्टर साहब, तुर्की की तरफ से सामान आ रहा है। मुझे याद पड़ता है पिछले हफ्ते में 2 कंटेनर उनके आए थे। उससे पहले ईरान की तरफ से थोड़ा आया था, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी आया था। जो यूनाइटेड नेशन वाला है उसकी मुझे क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि उनकी तरफ से कौन सा सामान आया, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि हमारा बॉर्डर बड़ा है और हमारे लिए आसानी ज्यादा है, और हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन जा रही है वो इन तमाम से ज्यादा है, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद आ रही हैं वो है। इसी में ऐड करता चलूं डॉक्टर साहब आपकी बात का। बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू क्विकली जी सर। अच्छा, मैं आइज़ हम बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साकिब। पाक अफगान कॉर्पोरेशन फोरम जो हैं वो बता रहे थे कि किस की सूरत हाल है और किस तरह से सैकड़ों ट्रक जो हैं यहाँ से जा रहे हैं, कई सौ मन मीट्रिक टन, यानी कोशिश है कि 1000 मीट्रिक टन अशाए खुर्दोनश वहाँ पर पहुँचाई जा सके। कुछ एफर्ट ईरान और तुर्की की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत नाकाफ़ी है। मैं आऊँगा जान साहब की तरफ। जान साहब, इन सूरत हाल में जबकि ऐसा लगता है कि अमेरिका की हिकमत अमली ये है, अमेरिका और उसके तहादियों की, कि क्राइसिस पैदा किया जाए अफगानिस्तान में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा किया जाए, ताकि हुकूमत वहाँ की शायद गिर जाए, कि सड़कों पे आ जाए, या उसके हालात बहुत मुश्किल कर दिए जाएँ। जो वेंडी चेम्बरलिन यहाँ पर, वेंडी शर्मन साहिबा आ रही हैं US डिप्टी सेक्रेटरी चंद घंटे में, आपको क्या समझ क्या डिमांड्स होंगी अमेरिका की? देखिए, मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तान के साथ आकर बातचीत इसी मौजू के ऊपर करना चाहेंगे, और वो शायद 2-3 शराइत रखें। एक जो बज़िद है अमेरिका अभी तक, क्योंकि उनकी जो एक स्ट्रेटजिक एम्बेरसमेंट हुई है और स्ट्रेटजिक बेदखली हुई है इस रीजन की वजह से, एक जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने सेनेट के सामने एक्सेप्ट किया कि ये हमारी स्ट्रेटजिक नाकामी है, डिफीट है, उस दाग को धोने के लिए, और तीसरा अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको $2.6 ट्रिलियन का और $85 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट का जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब वो करना क्या चाहते हैं? पहले उन्होंने एक डेलिब्रेट कैओस क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा था कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट और 3.25 लाख फौज जो कागजों में तो खड़ी थी, ऑन ग्राउंड कितने घोस्ट सोल्जर्स थे ये अलग बात है, कि वो तालिबान को रेजिस्ट कर सकेंगे। जब उन्होंने भी रेजिस्ट नहीं किया और वॉरलॉर्ड्स जो तालिबान के अगेंस्ट थे उन्होंने भी सबमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया, और तालिबान बड़े स्मूथ तरीके से काबुल तक पहुंच गए, तो ये बड़ी स्ट्रेटजिक एम्बेरसमेंट थी अमेरिका के लिए। अब उस चीज को अनडू करने के लिए वो मुआशी तौर पर, एक तो वो ताकत के जरिए, जो अभी आपने सवाल किया ना कि वो क्या आ रही है, वो ताकत के जरिए अपनी स्ट्रेटजिक रेलेवेंस दोबारा तलाश करना चाहते हैं कि हम इस रीजन में आकर दोबारा बैठ सकें, क्योंकि अभी तक रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में उनके लिए अभी तक कोई बैठने की जगह नहीं है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, जहां जाहिर है उनका
थोड़ा बहुत दबाव भी चलता रहा है और वो मुआशी जो टेल ट्विस्टिंग है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी 6 ममालिक पर वो कोई ऐसा खातर-खा दबाव नहीं डाल सकते। तो एक तो वो डिमांड करने आ रहे हैं कि उस स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस में पाकिस्तान क्या रोल अदा करना चाहता है, और उसके लिए जो पहला टेस्ट होगा वो होगा एयर स्पेस की डिमांड कि आप हमें एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात दोबारा ख़राब होते हैं जिन्हें वो खुद डिलिबरेटली करना चाह रहे हैं, तो हमें वहां पे एरियल स्ट्राइक्स के लिए, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए हमें ये जगह मिल जाए। और तीसरा वो कहेंगे कि आप रिकग्निशन में उजलत न करें। ये कैरेट एंड स्टिक का एक बंडल वो लेकर आएंगी और वो ये डिमांड करने आएंगी कि एक आप उजलत ना करें, एक आप अपने बॉर्डर्स को महफूज बना दें, तीसरी बात एयर स्पेस के इस्तेमाल की हमें इजाज़त दे दें, और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के लिए हमें पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ बेसिस मिल जाएं, मेरे साथ रहें जान साहब, मेरे साथ रहिए, कर सकें एनवायरमेंट को। ठीक, एब्सोल्युटली नॉट, हम सुन चुके हैं, लेकिन देखिए होता क्या है। मेरे साथ रहें जान साहब, मैं आपको अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली की स्टेटमेंट भी नाज़रीन सुनाता हूं, जो चंद दिन पहले जब उन्होंने अमेरिकन सेनेट टेस्टिमनी 6 घंटे की टेस्टिमनी थी, जहां उन्होंने माना कि जो हमारा फेलियर है अफगानिस्तान में, यकीनी तौर पर हमें शिकस्त हुई है, और ये शिकस्त कोई एक हफ्ते की या 20 दिनों की या 20 हफ्तों की नहीं है, बल्कि 20 साल की हिकमत अमली हमारी नाकाम हुई है। मैं आता हूँ रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपने बारहा ये कहा, अभी भी कहा आपने प्रोग्राम में कि चीन की फतह हुई है, चीन का सरसूख बढ़ जाएगा, लेकिन चीन कहीं होराइजन पर नज़र आ नहीं रहा है अफगान लोगों की मदद करते हुए, अफगान तालिबान की मदद करते हुए, और अमेरिका ने क्राइसिस वहाँ पे खड़ा कर दिया है, और अमेरिका की डिमांड्स भी मेरा ख्याल है हमारे साथ बड़ी सख्त हैं इस मामले में। कैसे आप हमें समझाएंगे कि क्या होगा यहाँ पे? देखिए, चीन की हमेशा ये पॉलिसी रही है और ये कंसिस्टेंट उनकी पॉलिसी रही है कि वो न तो सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं, न गवर्नेंस में किसी को एडवाइस देते हैं, न वो ये तासुर देना चाहते हैं कि वो कुछ मिलिट्री अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका रुझान चाहे अफ्रीका में देखें या साउथ अमेरिका में देखें या यूरोप में इस वक्त देखें या अफगानिस्तान वगैरह में देखें, उनका तो यही अप्रोच है कि वो इकनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए जगह बना लेते हैं। इस वक्त उनकी कामयाबी इसमें है कि सारे अफगानिस्तान में अब जाएं तो वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात होंगे, ईरान के ख़िलाफ़ होंगे, अमेरिका के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन सारे अफगानिस्तान में कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो चीन के ख़िलाफ़ कोई जज्बात रखता हो। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है क्योंकि उनके लिए सिंपैथी है, उनके लिए सपोर्ट है। अब आगे जो मरहला है सी पैक का, जिसमें वो कोशिश करें कि अफगानिस्तान को इंडक्ट किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, और उसके बाद वो जो उनके जो मंसूबे हैं कि यूरेशिया तक जाना और ये जो कनेक्टिविटी के जो मंसूबे हैं वो जब अब मेटीरियलाइज हो जाएंगे तो इस सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप इलाके का, इस रीजन का तब्दील हो जाएगा। और इसी में चाइना की कामयाबी है। वो ज़्यादा न प्रोपेगेंडे करते हैं, न कोई तकरीरें करते हैं, न कोई एडवाइस देते हैं। वो तो एक लो प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पेनिट्रेशन है, अपना जो इनग्रेस है, उसको बहुत स्किलफुली वो आगे बढ़ाते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में यही सबसे अच्छी और प्रूडेंट और वाइज पॉलिसी है। अली मुस्तफ़ा साहब, मुझे रुस्तम साहब की बात से ऐसा लगता है कि चीनी इंतज़ार करेगी, चीन की हुकूमत के लोग भूखे मरने लग जाएं अफगानिस्तान में और उसी में अपनी फतह देख रहे हैं। क्या आपको समझ आ रही है कि मतलब उनको को बचाएगा नहीं? पाकिस्तान के पास तो इकनॉमिक सोर्सेज है नहीं एक हद से ज़्यादा मदद करने के लिए, तो ये हालात तो बहुत जल्दी डेस्परेशन की तरफ चले जाएंगे। बज़ाहिर आपको शायद डेस्परेशन लगे, लेकिन रुस्तम शाह साहब की बात की थोड़ी वजाहत है। कुछ दिन पहले खबर चली कि जी चीनी फोर्सेस लैंड कर गए बागराम एयरफील्ड पे, बागराम एयरबेस पे। फौरन ही चाइनीज अपना ऑफिशियल्स ने आके कहा कि इस बात की कोई वजाहत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। इसके पैरेलल एक खबर चली कि जी अमेरिका रशिया से बात कर रहा है to secure military bases in Uzbekistan and elsewhere to carry out forward operations in Afghanistan. एक तरफ तो अमेरिका रशियन से बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका तुर्की से कह रहा है कि जी आप S-400 अगर आपने लिया तो हम आपके ऊपर और सैंक्शंस डाल देंगे। तो एक तरफ चाइनीज पॉलिसी है, वो रुस्तम शाह साहब की बात सही है, उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी है, वो ज्यादा शोबाजी या फैनफेयर नहीं करते। जो भी उनके चीजें हो रही हैं वो शायद अंडर द सर्फेस
हो ना चुकी हों ऑलरेडी। तो हम जो बाहर देख रहे हैं डेस्परेट सीन्स इन काबुल, इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक बबल अप हो रही है, शायद चाइना का कोई मुआहिदा ऑलरेडी हो गया हो विद इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, विद तालिबान सिचुएशन को नॉर्मलाइज या कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप तो वहां पे खासा टाइम गुजार के आए हैं अफगानिस्तान में। जी आपकी तो ग्राउंड प्रेजेंस है वहां पे, आप नहीं समझते कि हालात खराब हो रहे हैं? हालात बज़ाहिर खराब जरूर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सिचुएशन बहुत बुरी है, सड़कों पे बहुत डेस्परेशन है, लेकिन एक स्टेट टू स्टेट लेवल पे क्या किरदार है चीन का, यह हमें अभी नहीं पता। और तालिबान भी इस चीज का ज्यादा शोर नहीं मचा रहे, तो मे भी उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है चाइना के साथ ऑलरेडी, या कतर के साथ ऑलरेडी। कतर तो उनको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी अमेरिका को रिकग्नाइज करना पड़ेगा तालिबान को, हम अभी रिकग्नाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान की वो शायद पोजिशन नहीं है, लेकिन जो आपको चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, शायद इट्स लॉस्ट इन द फॉग ऑफ वॉर। अंदर से क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, टर्किश प्रेजेंस भी उधर मौजूद है, टर्किश एम्बेसडर बहुत एक्टिव हैं। अभी कुछ 3 घंटे पहले आपके उज्बेकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लैंड हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है अमीर खान मुत्तकी साहब के साथ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। शायद सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, ऑन द रोड्स डेस्परेशन की हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चाइना के पास एक प्लान मौजूद नहीं है, या वो एक डीप लेवल के ऊपर उसकी एंगेजमेंट फिलहाल नहीं चल रही तालिबान के साथ। मेरे साथ रहिए अली मुस्तफ़ा, जो कि खासे दिन गुजार के आए हैं काबुल और अफगानिस्तान में। उनका ख्याल है कि सूरत हाल ख़राब ज़रूर है, कि उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि शायद हम महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत से ममालिक के दरपर्दा जो हैं, अगर डिफेक्टो हैं, डिजोर ना भी हों, सामने नज़र ना भी आए, तो ऐसे रिलेशनशिप इस वक्त उनके ज़रूर। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम ये भी देखते हैं कि अफगान तालिबान जो पाकिस्तान को कहते हैं कि आप TTP को माफ़ कर दें, उन्हें सरेंडर करने का मौका दें, जिसका कि एडमिशन खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी किया। इससे पहले भी हमें अंदाज़ा हुआ है, हम वाकिफ़ हैं इससे कैसा हो रहा है, इसकी क्या अहमियत है, ये सही है गलत है, इस पर बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। चंद दिन पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने टर्किश टेलीविज़न के TRT के एक प्रोग्राम में जनाब अली मुस्तफ़ा साहब के साथ बात करते हुए, जो इस वक्त हमें जो प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये माना कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जो है उसके साथ एक नेगोशिएशन कर रही है, टॉक्स कर रही है, जिसका मकसद ये है कि वो सरेंडर करते हैं। इमरान खान साहब ने जो बात मानी वो कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी गुज़िश्ता 7-8-10 हफ्तों से अब ये बात सुन रहे हैं, और यूँ मुख्तलिफ तरीके से 2019 से हम ये बात सुन रहे हैं कि अफगान तालिबान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को TTP के साथ सुलह करनी चाहिए, और TTP को पाकिस्तान में अपने मामला तय करने चाहिए, और यहाँ पे उसे सरेंडर कर देना चाहिए। अब आज की इस डिस्कशन की इंपॉर्टेंस ये है कि अली मुस्तफ़ा, जिनके सामने प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही, वो भी मेरे साथ हैं। जनरल एजाज ऐवान, जो TTP के खिलाफ लड़ते रहे और सवात के गैरिजन ऑफिसर कमांडिंग GOC रहे, वो भी मेरे साथ हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जिन्होंने जो एक पीस डेलीगेशन में शामिल थे 2014 में, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने PML ने बड़ी भरपूर कोशिश की TTP के साथ एक मायदा करने के लिए, अमन के लिए, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल एजाज ऐवान, ये जो पाकिस्तान को अफगान तालिबान कहते हैं कि आप TTP के साथ सुलह कर लें और उनको सरेंडर का मौका दें, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए मोहित, जो तमाम तर इंसर्जेंसीज होती हैं उनके 2 एंड ज़रूरी होते हैं, और हमेशा दुनिया में अगर आप तारीख स्टडी करके देखें तो ऐसा ही होता है। पहली बात यह है कि जब उनको सेंचुरीज डिनाई हो जाएं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल हो जाए, उनकी जो आमाजगाहें हैं जहां से वो बेसेस ऑफ ऑपरेशन अगर उनको डिनाई कर दिए जाएं, नंबर 2 उनको रिक्रूटमेंट एरियाज डिनाई कर दिए जाएं, और तीसरा अगर उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंगुलेशन हो जाए, तो फिर निगोशिएटेड सेटलमेंट के तहत ही, क्योंकि आखिरी दहशतगर्द कभी मारा नहीं जाता, ये निगोशिएटेड सेटलमेंट के जरिए ही बात खत्म होती है। चाहे वो तामिल कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, श्रीलंका में जिस तरीके से किया मलेन, मैं समझता हूं उनके लिए अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने की वजह से जो अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स थी वो उनके लिए श्रिंक हो रही हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके लिए श्रिंक हो रही है। जो रिक्रूटमेंट एरियाज थे जो पाकिस्तान के अंदर से या बलूचिस्तान के अंदर से, या वो एलिमेंट जो ऑलरेडी अफगानिस्तान जा चुके थे दहशतगर्द मुख्तलिफ तंजीमों के, वो रिक्रूटमेंट एरिया श्रिंक हो रहा है। अब जब ये चीज हो रही है तो तालिबान की
ऊपर, अफगान तालिबान के ऊपर एक हमारी तरफ से मॉरल प्रेशर और बाइंडिंग है, एक उस मुआहिदे की बाइंडिंग है जो उन्होंने दुनिया के साथ किया है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इन दो वजूहात से वो तालिबान को फ्रीडम ऑफ एक्शन अफगानिस्तान में नहीं दे सकते, न उनको वो मिली रहेगी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हुए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हुए सरेंडर करें। यस, इसके तमाम पहलुओं पर, क्योंकि इसमें दो तरह के इश्यूज हैं, एक हार्ड कोर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और दूसरा वो क्रिमिनल एलिमेंट है या वो एलिमेंट जो ऑलरेडी अफगानिस्तान जा चुका था, या बलोच इंसर्जेंट्स और वो डिसिडेंट एलिमेंट शामिल हैं जो उनके साथ शामिल हो गए थे और अब वो इस जंग से तंग आके वापस आके एक सेटल्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं। उनको सेग्रीगेट करना होगा, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, इनको हुकूमत के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। अब जब वो इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इनका सरेंडर हो जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड। अगर हम ये कहें कि इन्होंने हमारे बच्चे मारे हैं, इन्होंने हमारे फोर्सेस पर हमला किया है, हमारे सोल्जर्स शहीद किए हैं, तो अब हमने आइंदा आने वाले वक्तों तक इनके साथ जंग ही लड़ते रहनी है, तो मैं इस नैरेटिव को या इस सोच को सपोर्ट नहीं करता। हमें जाना पड़ेगा इस तरफ, लेकिन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, आपका मौकफ वाशगाफ है, समझ आ गया है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, 2003 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी हुकूमतों ने, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम 4 दफ़ा तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ पीस नेगोशिएशंस की, अमन कायम करने की कोशिश की। हर दफ़ा इसमें नाकामी हुई। जो आखिरी बड़ी एफर्ट हुई जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, बहुत भरपूर एफर्ट थी 2014 में, और उसे उस वक्त तमाम सियासी जमातों ने उसे सपोर्ट किया। तहरीक इंसाफ ने, PMLN ने जो सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने किया और धड़ों ने किया। मुखालफत की थी PPP ने, ANP ने और MQM ने। लेकिन जो डेलीगेशन गया था हेलीकॉप्टर में बैठ के बहुत मुश्किल पहाड़ियों में बातचीत करने के लिए, उसमें सर आप भी शामिल थे। अब ये जो बातचीत हो रही है, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब उसूल की है, वो ये है कि जिन लोगों ने किसी की माँ पे या ख़ुद आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़यात में वो मुलविस रहे और बच्चों को उन्होंने कत्ल कर दिया इतनी बड़ी तादाद में, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं और उनके साथ न कोई बात हो सकती है न होनी चाहिए। उसूलन तो ये है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को आप देखें कि उससे पहले किया हुआ एक जुल्म जो है वो दूसरे जुल्म को पैदा करता है, उसकी रिएक्शन के तौर पे एक दूसरा जुल्म पैदा होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी अपने देखना है। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे तो एक्सपीडियंसी होती है, हमारे यहाँ उसूलों की पासदारी नहीं होती। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक पॉलिटिकल तंजीम ने 260 मजदूरों को कराची में जिंदा जलाया और आज उनके लोग काबीना में भी बैठे हैं और उनकी लीडर जो हैं वो कराची के मेयर भी बनते रहे हैं। तो जब ऐसी बात हो, जब हर जगह एक्सपीरियंसी ड्रिवन पॉलिटिक्स हो, तो फिर मैं जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि फिर आगे बढ़ के हमें इस फितने को खत्म करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए है। अगरचे उसूलन पाकिस्तान की हुकूमत को कंडीशंस क्या रखनी चाहिए कि वो बगैर किसी हील हुज्जत के वो सरेंडर करें और अपने आप को हुकूमत के हवाले कर लें और अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लें, अपने जुर्मों का एतराफ़ कर लें और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को और सुप्रीमेसी को वो एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद एक जरगा जो है, एक जरगा बुलाया जाए, जरगा बीच में एक गारंटर का काम दे और उस जरगे के जरिए उनको माफ़ी दी जाए, ताकि कल अगर वो अपने वादों से मुनहरिफ होते हैं तो जरगा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यही कबाइली इलाके में यही रिवाज होता है, आपके पास कोई गारंटर होना चाहिए, हुकूमत भी उस जरगे को इख्तियार दे और ये भी इख्तियार दें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिससे कम से कम ये फितना ख़त्म हो जाएगा और हम जो है किसी और कामों में जो है मशगूल हो जाएंगे, क्योंकि अब हमेशा के लिए हमने इनसे लड़ना और इनका कोच लगाना। वैसे एक बात ये भी है कि इस वक्त वो बच्चे
इस वक्त वो बच्चे कच्चे लोग हैं, उनकी हायरार्की नहीं है, उनका कोई गोल्स नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी कोई वो दूसरे उनकी सपोर्ट भी है और वो तो हायरार्की भी है, लेकिन टीटीपी जो है वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो चुकी है। उसके इंडिविजुअल्स हैं लेकिन उनकी वो हायरार्की नहीं है, वो तंजीम नहीं है जो पहली थी, न उनको आवाम की कोई सपोर्ट हासिल है। ठीक, अली मुस्तफ़ा, आपने दोनों को सुना, जनरल साहब को भी सुना, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को भी सुना आपने। आप वक्त गुजार के आए हैं काबुल में, वहाँ से हमें इत्तला मिलती रही कि टीटीपी के जो लोग जेलों से निकले हैं तो उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया गया, और उनमें और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है उनके दरमियान में एक नज़रियाती रिलेशनशिप भी है। हम तो ये समझते रहे कि अफ़गान तालिबान जो है वो अलग हैं, टीटीपी अलग हैं और दोनों में आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक हमारा दुश्मन है, एक हमारा दोस्त है, लेकिन वहाँ ये खबर नहीं आई। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आप बड़ा चौंका गए, बड़ा आपका एक्सप्रेशन मैंने बार बार देखा है रिवाइंड करके, आपने बड़ी चौंका के आपने कहा कि आप बातचीत करें। व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू, क्या आपका रद्द-ए-अमल? वो जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेवलेशन आया वो 24 मिनट्स इनटू द इंटरव्यू, 24 मिनट इंटरव्यू के अंदर वो रेवलेशन आया, और मैं इसलिए चौंका क्योंकि मेरे जहन में उसके ऊपर सवाल पूछना उस वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने वो चीज रिवील कर दी, और जब वो रिवील की तो मेरा दिमाग गया फिर 1 सितंबर को, जब मुझे पहली खबर मिली थी कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी तालिबान, और उनको मीडिएट कराया जा रहा है अफगान तालिबान के थ्रू। तो मैंने अपने वहां पे जो अफगान तालिबान मेरी सोर्सेस थी उनसे मैंने मालूमात की, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उस वक्त कह दिया, डिनाई कर दिया। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब मेरी दोबारा बात हुई तो वो कहते जी ये पूरा जो सेटअप था, ये पूरा जो इनिशिएटिव था, इसको इनिशिएट किया गया था सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने, कि उनके पास टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि हम वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं और हम अपने हथियार गिराना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर पाकिस्तानियों को अप्रोच किया और ये इस तरीके से बात आगे बढ़ी। पाकिस्तान कहता है कि उसको सिर्फ द पीपल ऑफ कंसर्न, टीटीपी के तकरीबन 365 से 400 ऐसे लोग हैं जिनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और पाकिस्तानी ये जानते हैं। तो पीएम के स्टेटमेंट के बाद ये तवक्को है कि जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या अफगान तालिबान भी जो कह रहे थे कि इनके साथ मुज़ाकरात आप करें, अगर वो 400 लोग नहीं मानते तो उनको फिर उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। जनरल इजाज़ अहमद, लास्ट क्वेश्चन टू यू। आप वाकिफ़ हैं जनरल तारिक खान से, जो बाजौड़ में एफसी को लीड करते रहे, पाकिस्तान सेंट्रल कमांड को उन्होंने हेड भी किया आपकी तरह। उन्होंने एक पीस इस पे लिखा, उनका पीस में तकरीबन एक नुक्ता यही है जो कि रुस्तम शाह मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत को इन टॉक्स को लीड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए कि जिरगे और ट्राइबल सोसाइटी फैसला करे कि इन लोगों के साथ क्या करना है। इस वक्त हमारी फौरी ज़रूरत नहीं है, वो आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि इससे ये तासुर होता है कि हम कमज़ोर लग रहे हैं, हम तकरीबन ये जंग जीत चुके हैं, और इस मौके पे अगर हमारी तरफ से बहुत इसमें यानी चुस्ती दिखाई जाती है तो इससे परसेप्शन ठीक नहीं आती। मुईद, आई डोंट एग्री विद तारिक खान। बात यह है कि हुकूमत ही ऐसा इनिशिएटिव लेती है। यू कैन नॉट सबलेट दिस, ये इख्तियार आप किसी को सबलेट या आउटसोर्स करके ट्राइबल एरिया, आप कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, आप पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर आप जो ट्राइबल हेड्स हैं उनको ये इख्तियारात दे नहीं सकते। यस, इनिशिएटिव गवर्नमेंट का होगा, और बिल्कुल आई एग्री विद दिस थिंग कि जो उनका एक क्लैन सिस्टम है उसके अंदर एक ग्रैंड जिरगे के जरिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अब जब पाटा प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड और फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज खत्म हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है हर कोने में पाकिस्तान के, तो अब उस जिरगे का बोझ बरादरी के तौर पर तो हो सकता है, उसकी आईनी या वो जो पहले वाली हैसियत से वो बाकी नहीं रही है। एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये मुआहदे हुए और नाकाम हुए, और एक में मैं खुद नेगोशिएशंस का हिस्सा रहा हूं सवात में, जब ANP की गवर्नमेंट में उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इफ्तिखार साहब, फयाज अहमद तोरो साहब, कमिश्नर जावेद और मैं और हम सूफी मोहम्मद से मिले भी और उनसे बातचीत भी की ग्रासी ग्राउंड के खिताब से पहले। तो उस वक्त जो चीज़ फाइनली वो माने बनी अमन के लिए वो ये था कि उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था, और एक शर्त ये रखी थी कि मालाकंड डिवीजन से और सवात से आर्मी को निकालकर वापस कंटोनमेंट में ले जाएं। अब ये नॉन एक्सेप्टेबल था। ठीक।
ये चीजें एक्सेप्टेबल न होने की वजह से नेगोशिएशन ठीक है। फेल अब वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया जॉनसन जी, आपने बहुत ही अहम बात, बहुत किस्मती से मेरा वक्त जो है खत्म हो गया। नाज़रीन की सारी बहस आपने देखी, मैं समाप्त नहीं कर सकता, फैसला आपका अपना है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।